नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। एनटीए नेट जो दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मार्च में आपका, उसके रिगार्डिंग आपके जो बैचेस हैं वो कंटिन्यू हैं। अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप इस वर्ष होने वाले एक एग्ज़ाम जो फरवरी में मार्च में है, एक एग्ज़ाम जो जून में है और एक एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में होगा, तीनों का सब्सक्रिप्शन आप एक साथ ले सकते हैं केवल एक एग्ज़ाम की फीस में। तो ये डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस डेली बेसिस पे ऑनलाइन लाइव मॉक टेस्ट और लाइव मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है आपको वो आपके मैसेज पे मिल जाता है कि आपका क्या स्कोर रहा। तीसरा, इसके अलावा आपको प्रॉपर वन लाइनर नोट्स जो कि टारगेटेड होते हैं, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होता है यहाँ पे। अगर आप अलग से नोट्स भी मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर लिखे हुए हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था कि आखिर पेपर में इंडियन फिलॉसफी का लेवल क्या रहता है। आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि इंडियन फिलॉसफी, इसमें यूनिट संख्या 1, फिर छोड़ दीजिए 3, फिर छोड़ दीजिए 5, फिर छोड़ दीजिए 7, ये 4 यूनिट्स इंडियन फिलॉसफी की है। और पैरेलली यूनिट संख्या 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8, ये यूनिट्स जो है वेस्टर्न फिलॉसफी की है। वेस्टर्न फिलॉसफी में ओवरऑल अगर मैं बच्चों का एक लेवल देखूं तो बच्चे जो हैं वेस्टर्न फिलॉसफी से थोड़ा सा घबराते हैं। उसका रीजन जो मैंने नोट डाउन किया, उसका रीजन ये है कि सर समझ में नहीं आता कि आखिर वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ना क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी का लेवल क्या रहता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में क्वेश्चंस हमें बड़े कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट संख्या 6 हमें लगता है बहुत बड़ी यूनिट है, ऐसा नहीं है। कल हमने जो इंडियन फिलॉसफी की कुछ ट्रिक्स देखी थी, वैसे ही हम कोशिश करते हैं आज वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ देखने की। तो शुरू करते हैं। यह है आपका वेस्टर्न फिलॉसफी यूनिट संख्या 2, जिसमें क्लासिकल और एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ साथ मिडाइवल और मॉडर्न फिलॉसफी भी आती है। यहां स्पेशली इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स भी लिखा है। मींस यहां पर एथिक्स और सोशल पॉलिटिकल के रिगार्डिंग टॉपिक्स नहीं पढ़े जाएं। कहीं ना कहीं ये संदेश आपके लिए है, अगर आप समझ सके तो। यहां पर अब कई बार कंफ्यूजन होती है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर एक फिलोसोफर आते हैं आपके, इमैनुअल कैंट। ये रहे इमैनुअल कैंट। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इमैनुअल कांट की एथिक्स, इमैनुअल कांट की एथिक्स नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सिलेबस के ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। मींस 2 ही टॉपिक्स यहां पर आपको पढ़ने हैं पूरे फिलोसफर्स के साथ। तो यहां पर कंफ्यूजन जैसी कंडीशन आपके मनोमस्तिष्क में मेरे अकॉर्डिंग नहीं आनी चाहिए। इस पूरे सेक्शन को इन लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, फिर आता है आपका प्लेटो एरिस्टोटल, फिर आता है आपका मिडाइवल फिलॉसफी और देन आता है मॉडर्न फिलॉसफी। प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक ही टॉपिक है इनके पास, क्रिएशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ। किसी ने जल तत्व माना, किसी ने वायु तत्व माना, किसी ने अग्नि तत्व माना। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही कंसेप्ट है क्योंकि ये इतने पुराने हैं। पहली बात तो इन सभी के बारे में आपके पास एविडेंसेस नहीं है, प्रमाण नहीं। दूसरी बात, यहां ज्यादा प्रश्न बनते नहीं। तो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी जैसे हम नोट्स में देते हैं, एक सिंपल एक डायग्राम बना लीजिए कि थेल्स के अकॉर्डिंग जगत का निर्माण कैसे हुआ या कोई प्रमुख सिद्धांत इसका। फिर एनाक्सागोरस लिख लीजिए, फिर एनाक्सिमेनस लिख दीजिए, फिर आयनियंस लिख लीजिए, पाइथागोरस, परमनाइडिस, हेराक्लिटस, डेमोक्रिटस। यहां से एक प्रश्न आने की संभावना है, वो भी कई बार नहीं आता है, बट हाँ एक प्रश्न आप मान सकते हैं। प्लेटो एंड एरिस्टोटल अलग से 2 फिलोसोफर दिए गए हैं आपको। प्लेटो और एरिस्टोटल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कम से कम 2 प्रश्न इन दोनों फिलोसोफर से आ जाते हैं। इस पूरी यूनिट के अंदर अगर मैं देखूं तो लगभग 10 प्रश्न या 9 प्रश्न मिनिमम रहते हैं और मैक्सिमम 15 से 16 प्रश्न आ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती है यहां पर। प्लेटो एरिस्टोटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी ऑफ आइडिया। इसमें एक चीज और है, सुकरात आपके सिलेबस में नहीं है, बट कई बार सुकरात के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। सुकरात के अंदर क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जाता है आपसे, क्या, चूंकि आप अगर देखेंगे आपका सिलेबस तो इसमें सोफिस्ट एंड सुकरात अलग से लिख दिया गया है, लेकिन सिलेबस नहीं लिखा गया है उसका। तो सोक्रेट्स की फिलोसफिकल मेथड क्या था, सोक्रेट का दर्शन का सिद्धांत क्या था,
उस थ्योरी को मैं किस तरीके से एलोबरेट करता हूं, या फिर उस क्रिएशन को इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, वो सब कुछ ये लोग यहां पर हमें बताते हैं। तो क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का आएगा, सोक्रेट्स की फिलोसफिकल मेथड क्या था, सुकरात की दार्शनिक पद्धतियां क्या थी, सुकरात की ज्ञान प्राप्त की पद्धतियां क्या थी। ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं आते हैं, बट संभावना है ये फ्रिक्वेंटली कई बार पूछ लेता है। यूजीसी के वक्त काफी ज्यादा आते थे, अभी जो है थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा नहीं है, बट एक आप तैयार रहिएगा। तो प्लेटो, थ्योरी ऑफ आइडिया एंड द मेथड ऑफ डायलेक्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 2 टॉपिक लिख लीजिए अपने दिमाग में। एरिस्टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो एरिस्टोटल के अंदर एक कंसेप्ट ऐसा है जिसको आप कहेंगे या तो आप थ्योरी ऑफ कॉजेशन कह दीजिए, या फॉर्म एंड मैटर कह दीजिए, पोटेंशियल एंड एक्चुअलिटी कह दीजिए, सोल एंड गॉड कह दीजिए। ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं, दो के कॉम्बिनेशन। देखिएगा, वापस देखिएगा, थ्योरी ऑफ कॉजेशन अब शुरू करता हूं, फॉर्म एंड मैटर, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, सोल एंड गॉड, ये दो के पेयर में चलते हैं। यहां पर दोनों अगेंस्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से देख लीजिए, या प्री एंड पोस्ट के हिसाब से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इन दोनों को समझाया है। तो इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और समझना बहुत आसान भी है, ठीक है। इसके अलावा कॉजेशन थ्योरी के अंदर जो अलग अलग कॉज बताते हैं, ये वहां से भी प्रश्न आपके आते हैं। मेडिवल फिलॉसफी, ऑगस्टिन, एंसलम, इक्विनस, यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आते, बट ठीक कम क्वेश्चन आते हैं। ऑगस्टिन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिसका एक ही कंसेप्ट है, प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो आप इसको अगर एक बार याद भी करना चाहें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में प्रॉब्लम ऑफ इविल किसने दिया था? ऑगस्टीन ने दिया था। मैंने पढ़ा नहीं, सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसको आप याद भी रख सकते हैं। अब आते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर, जहां से तकरीबन 5 से लेकर 7 प्रश्न आते हैं। डिकॉट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, फिर सेकंड सेक्शन लॉक, बर्कले, ह्यूम, फिर थर्ड सेक्शन कांट एंड हीगल। बुद्धिवादी, अनुभववादी, समीक्षावादी, डिकॉट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज। डिकॉट का कार्टेशियन या संदेह की पद्धति, इसके अलावा डिकॉट का मन और बुद्धि का संबंध, और डिकॉट के अनुसार ईश्वर। स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद, स्पिनोजा के एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स। लाइबनिट्ज का केवल और केवल आप 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत है आपके सामने, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी और मोनेडोलॉजी। सभी से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। लॉक, थ्योरी ऑफ आइडिया, बस बहुत है आपके सामने। बर्कले के अंदर आप इस सीपी वाला कंसेप्ट अगर आप देखेंगे बहुत है आपके लिए। गॉड पढ़ सकते हैं, कभी कभी आता है। ह्यूम इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 प्रश्न लेके जाता है। ह्यूम के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या रहता है। एक, इन्होंने रिजेक्शन किया था आपकी कॉजेशन थ्योरी का, इनके अनुसार कॉजेशन थ्योरी जैसा कुछ होता ही नहीं है। दूसरा, ह्यूम जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये पूर्णतः अनुभववादी दार्शनिक है, तो इनका जो फिलॉसफी है अनुभववाद, उसको आप जरूर पढ़िएगा। कांट समीक्षावादी है, कम से कम 3 प्रश्न अकेले कांट से आ जाते हैं कई बार, इतना इंपॉर्टेंट है आपका सामने इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के टॉपिक्स वैसे सारे ही पढ़ने लायक है, अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। पहला, समीक्षावाद क्यों कहा जाता है इसे, इसका सिद्धांत क्या था, कैसे इसने नॉलेज को समझाया, इसने कैसे कहा कि जो आपका एक नॉलेज है उसको मैं ना तो अनुभववाद कहता हूं ना ही बुद्धिवाद कहता हूं, मैं समीक्षावाद कहता हूं। इससे तो इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द आइडिया ऑफ द रीजन, इसका इंपॉर्टेंट है। गॉड एंड द वर्ल्ड, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीगल के अंदर सिर्फ डायलेक्टिक मेथड पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कभी कभी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म किसका थ्योरी था, बस। लेवल देखें, थोड़ा सा डीप में आता है, जिसको आप टफ कह भी सकते हैं। यूनिट संख्या 2, लेवल अच्छा खासा रहता है। अगर आप लेवल को 10 में से मार्क्स देंगे कि 10 नंबर में से आप बताइए कितना टफ रहता है, तो मैं इसको लगभग 6 या 7 नंबर दूंगा, मतलब टफ तो है। 5 मतलब ठीक है, नॉर्मल है। 5 से कम मतलब आसान है, और 5 से ज्यादा मतलब 7 के आसपास तक है। कई बार देखा गया है पहले कि ये यूनिट अकेले 8 या 9 नंबर तक टफ भी आ जाती थी। इतना अंदर से प्रश्न पूछा जाता था कि कई बार समझ में नहीं आता था कि पूछ क्या रहा है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, मैच द फॉलोइंग भी पूछ लेते हैं, बट कंसेप्चुअल प्रश्न ज्यादा होते हैं। कंसेप्ट यहां पर होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा इसका टफ जो है कंसेप्ट, इसका टफ लेवल जो है इसलिए देखा जाता है। वेस्टर्न एथिक्स कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, यूनिट संख्या 4।
मुद्दा यहां पर यह है कि सर पढ़ें क्या, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं यहां पर, अब मैं पढ़ूं क्या इनमें से। कुछ मत कीजिए, आपको मैं वेस्टर्न एथिक्स पढ़ने का एक छोटा सा तरीका बताता हूं, अगर आप शायद समझ पाए इस तरीके को। जैसे कि कांट्स मोरल थ्योरी, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद उपयोगितावाद, जिसको आप यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, इसको पढ़ लीजिए। एथिकल कॉग्निटिविज्म को पढ़ लीजिए, बस। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालिए और देखिए यूनिट संख्या 4 के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यूनिट संख्या 4 में कैसे प्रश्न आए हैं अभी तक। आप समझ जाएंगे कि यूनिट संख्या 4 करने का तरीका क्या है। वेस्टर्न एथिक्स का लेवल किस तरीके का रहता है, 10 में से अगर मार्क्स दूं तो 6 नंबर में इसको दे सकता हूं, मतलब टफ रहता है थोड़ा सा, बट बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है तो आप इजीली कवर भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट संख्या 6 की बात करता हूं, जिसको लोग कहते हैं सर ये बहुत बड़ी यूनिट है, रिसेंट वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसके अंदर आप देखिए पहला टॉपिक है एनालिटिकल एंड कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी। अब ये चल रहा है फिलोसफर इसके अंदर, एंड लेविनस के ऊपर आकर खत्म हो जाता है। यहां पर कंफ्यूजन है, इतना सारा सिलेबस कौन पढ़ेगा, इतना सारा सिलेबस नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स निकाल लीजिए। डिकॉर्ट की एक फिलॉसफी याद रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को प्रूफ कीजिए कि ये प्रॉब्लम है। मेरे सामने प्रॉब्लम है यूनिट संख्या 6, अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। फिर थर्ड सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो इजी पार्ट है वहां से शुरू करेंगे और जो टफ पार्ट है वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर हम देखेंगे कुछ रह तो नहीं गया, देन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये डिकॉर्ट का मेथड है। अब देखिएगा कैसे मैं कहना क्या चाहता हूं। एजे एयर द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, सिर्फ एक ही टॉपिक है, आप आसानी से 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया। डब्ल्यू क्वाइन द 2 डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट में पढ़ लिया। एचपी ग्राइस एंड पीएफ स्ट्रॉसन इन डिफेंस ऑफ डॉगमा, एक एक टॉपिक, एक एक 10-10 15-15 मिनट का एक टॉपिक है, कर लिया। 3 फिलोसफर्स हो गए। चलिए, इमैनुअल लेविनस, छोटा सा फिलोसफर है, छोटी सी थ्योरी है, पढ़ लिया, मेरा काम हो गया। चलिए और ढूंढता हूं। फ्रेगे, सेंस एंड द रेफरेंस, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट के लमसम, मतलब अगर मैं 1 घंटे का टाइम लगाता हूं तो तकरीबन 5 या 6 फिलोसफर्स कवर कर लेता हूं, इजी मेथड। फिर आप जाइए उन फिलोसफर्स पर जो फेमस हैं, जैसे कि मूर, जैसे कि रसल, जैसे कि विटगेंस्टीन। विटगेंस्टीन इस पूरे एपिसोड का खलनायक है, या कह दीजिए नायक है। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो विटगेंस्टीन के आते हैं, तो इसको एक बार आप साइड में रख दीजिए, इसको हम बाद में ढंग से पढ़ेंगे। गिलबर्ट रेल, प्रश्न आते हैं, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। नीचे हम बात करते हैं फेनोमेनोलॉजी की, तो हाइडेगर, किकरेगर, सॉत्र, तीनों से प्रश्न आते हैं, तरीका एक ही है, तीनों ने इंसान को केंद्र में रखा और बाकी सब चीजों को बाद में रखा। नीचे हम देखेंगे जॉन डीवी, विलियम जेम्स, इन सबको आप देख सकते हैं, रिचर्ड रॉटरी, एंड देन खत्म। ओवरऑल देखेंगे सिलेबस बड़ा नहीं है, फिलोसफर्स बहुत सारे, मैच द फॉलोइंग के प्रश्न यहां पर कम आते हैं तो आपको इजी रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर सकते हैं। तरीका यही है, एक एक फिलोसफर के नोट्स बनाइए, टारगेटेड नोट्स बनाइए, किसकी क्या फिलॉसफी थी उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और आपका काम हो गया। ज्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं आते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं तो इसका लेवल बहुत इजी रहता है, ध्यान रखिएगा। नंबरिंग की बात करूं तो 10 में से मैं इसको 4 या 3 मार्क्स दे सकता हूं। लास्ट है आपका 8th, सोशल एंड पॉलिटिकल वेस्टर्न। यहां पर हम सिर्फ सोशल एंड पॉलिटिकल की बात करेंगे, यहां पर हम और कोई बात नहीं करेंगे, ओनली सोशल एंड पॉलिटिकल की बात करेंगे। ना यहां पर एथिक्स होगा, ना यहां पर बेसिक होगा, ना यहां पर कुछ और होगा। सोशल पॉलिटिकल के अंदर आप देखिए प्लेटो, लॉक, हॉब्स, रूसो, इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ गूगल मारिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लॉक, होबे, रूसो, सब कुछ निकल के आ जाएगा, 2 मिनट का काम है। इसाई बर्लिंग, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को इन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्नार्ड विलियम्स की आइडिया ऑफ इक्वालिटी, उन्होंने इक्वालिटी को एक अलग ही ढंग में समझाया लोगों के। लिबरलिज्म क्या है, उसके बाद आपका कम्युनिटेरियनिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, काम खत्म।
पढ़ने वाले टॉपिक यहां पर करंट अफेयर के वापस से ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि फेमिनिज्म पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आएगा। जैसे कि आपका मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आएगा। ऊपर से देखता हूं तो मैं आपका कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी आएगा, आइडिया ऑफ इक्वलिटी आएगा। प्लेटो सदाबहार है, आने की संभावना हमेशा रहती है। लेवल की बात करूं तो मॉडरेट रहता है, 5, 5.5, 6 नंबर मान लीजिए, ठीक है, ठीक ठाक रहता है, ज्यादा टफ नहीं आता है। वेस्टर्न फिलॉसफी करने का एक ही तरीका है, वेस्टर्न फिलॉसफी को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं बना है। क्या? एक बार आप पूरा सिलेबस देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपनी आंखों के सामने से निकाल लीजिए और रख दीजिए। अब आप उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर उठाइए। यूनिट संख्या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूनिट संख्या 3 प्रीवियस ईयर, 4 या 5 या 6 या जो भी है, क्वेश्चन पढ़कर सिलेबस में पहुंचिए, क्वेश्चन को पढ़ के सिलेबस तक पहुंचिए, क्वेश्चन को पढ़ के सिलेबस तक पहुंचिए। आपका वेस्टर्न फिलॉसफी की एक्यूरेसी जो है इंडियन फिलॉसफी से ज्यादा अच्छी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इंडियन फिलॉसफी की एक्यूरेसी आप कहते हैं सर 80% एक्यूरेसी हो सकती है इंडियन में, तो मैं वेस्टर्न को फिर 90-95% की एक्यूरेसी मानता हूं। वेस्टर्न फिलॉसफी में गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, अगर आपको कंसेप्ट ठीक ठाक पता है तो भी। इंडियन फिलॉसफी में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, वहां पर तुक्के हम थोड़े से कम लगा सकते हैं। इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में बेसिक डिफरेंस है। वेस्टर्न फिलॉसफी की स्कोरिंग आप अच्छी कर सकते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी का लेवल भी ठीक आता है, और वेस्टर्न फिलॉसफी आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है यूनिट संख्या 6 बहुत बड़ी है, मुझे समझ में नहीं आती है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी भी आपके पास यूनिट संख्या 2, 4 और 8 बची, आप इन तीनों को कर लीजिए। जरूरी नहीं है आपको 10 की 10 यूनिट पढ़ना, जरूरी है आपको आपका एग्जाम पास करना बस। भले ही आप 6 यूनिट पढ़ के करो, भले ही 7 पढ़ के करो, भले ही 8 पढ़ के करो, और भले ही 10 पढ़ के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट में ये नहीं लिखा होता कि इसको क्या नहीं आता, रिजल्ट में ये लिखा होता कि इसको क्या क्या आता है, बात खत्म। तो ये आप अगर चाहें छठी छोड़ सकते हैं, सेकंड यूनिट आप चाहें छोड़ सकते हैं, 8th में से आप चाहें कोई सी एक छोड़ना छोड़ सकते हैं। कल हमने 4 यूनिट देखी, आज हमने 4 यूनिट देखी। कंक्लूजन यही कहता है कि दोनों सेक्शंस 4+4 को मिलाकर लगभग मिनिमम की मैं बात करूं तो लगभग 65 से 70 मिनिमम प्रश्न है, मैक्सिमम की मैं बात करूं तो 80 to 85 मैक्सिमम क्वेश्चंस है। अगर आप यहां से 2 यूनिट मान लीजिए आपने स्किप कर दी और 6 यूनिट पढ़ी, तो भी ऑन एवरेज 45 से 50 मिनिमम क्वेश्चन है, और मैक्सिमम की अगर आप बात करें तो 60 के आसपास मैक्सिमम क्वेश्चन है। बट अगर आपने 2 यूनिट छोड़ी है तो रिमेनिंग यूनिट्स में आपकी एक्यूरेसी फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 तो छोड़ दी क्योंकि वो तो समझ में नहीं आई थी और बाकी की आती नहीं थी, तो फिर रिजल्ट बनेगा भी नहीं आपका, ठीक है। तो इन दोनों का हमेशा ध्यान रखिएगा। कल हम बात करेंगे आपकी अप्लाइड फिलॉसफी की, जो एक नया ही खेल है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद।